तो बॉयज, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कर्म कारक। तुम्हें याद होना चाहिए कि कारक प्रकरण में शुरू किया था और कारक प्रकरण में बताया था कि 8 प्रकार के कारक होते हैं। सभी कारकों के अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे कर्ता कारक का मैंने सूत्र बताया था, कर्तरी प्रथमा या उक्ते कर्तरी प्रथमा। और अब हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें कर्म कारक। जिस कर्म कारक की बात करेंगे हम, इस कर्म कारक में पूरे 1, 2, 3 नहीं बल्कि कम से कम 6 सूत्र हम पढ़ेंगे। इस तरीके से 6 कारक प्रकरण के सूत्रों में से पहला सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कर्मणि द्वितीया। क्या पढ़ेंगे? इसी का दूसरा नाम है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। इसके पहले वाले में पढ़े थे उक्ते कर्तरी प्रथमा, और इसको कहते हैं कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। तो इस तरीके से बच्चे इसमें पूछता है एक प्रश्न कि कर्म किसे कहते हैं या कर्म कारक किसे कहते हैं। सभी ध्यान से समझोगे। कहता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्लियर है? क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन विभक्ति? अब रहता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात इसमें कहता है कि जैसे मैं आम खाता हूँ, अर्थात मैं आम को खाता हूँ। मैं आम ने खाता हूँ नहीं ना होगा, क्या बनेगा? मैं आम को खाता हूँ। तो जिस शब्द में को चिन्ह लगा हो या जिस शब्द के साथ को चिन्ह छुपा हो उसी को अंडरलाइन करेंगे। तो मैं का संस्कृत क्या होगा? अहम। और आम के लिए आम्रम। और खाता हूँ खादामी। याद करो, मैंने लकार में बताया था ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आम। और मैंने बताया था कि अहम के सामने लट लकार का कौन सा शब्द रहता है? आमी। इसलिए खाद में आमी जोड़ दिए तो क्या बन गया? अगर यहीं पे रहता कि वह आम खाता है तो वह के लिए सह, आम के लिए आम्रम, खाता है के लिए खादती। क्लियर है बच्चे? मेरे साथ बोलो। हम लोग पुस्तक को पढ़ते हैं या हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वयम। बहुत बढ़िया, एकदम सब रिप्लाई दोगे एकदम साथ में। हम लोग के लिए वयम, अब पुस्तक के लिए पुस्तकम। आम का आम्रम, बालक का बालकम। द्वितीय विभक्ति में बालकम। आम का क्या हो जाएगा? आम्रम। अब पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकम। और पढ़ते हैं तो आमी आवह आम। तो पठ में आमा जोड़ देंगे तो तीनों वाक्य समझ गए बच्चे। दूसरा इसका हम सूत्र पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्या नाम होगा बच्चों? कहता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, तथा क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की विशेषता, जैसे मान लो वह पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, जाता है, आता है, गाता है, हंसता है, ये सब सब्जेक्ट और मैंने कर्ता और क्रिया इसमें लगाया। वह पढ़ता है, लेकिन पढ़ने की विशेषता मैं बता दूं, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह जल्दी जल्दी पढ़ता है। तो उसकी विशेषता क्या हो गई? धीरे धीरे या जल्दी जल्दी। समझ में आ रहे बच्चे? अर्थात इसमें हमने वाक्य बोला है वह धीरे धीरे दौड़ता है। उसके दौड़ने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। और जो दौड़ना यहाँ क्रिया है, क्रिया की जो विशेषता बतलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषक। इसलिए वह का संस्कृत सह। धीरे धीरे का मंदम मंदम। दौड़ता है क्या हो जाएगा? धावती। समझिए सभी। अब यदि मैं पूछूं तो लिख कर जवाब दोगे कि मौखिक भी जवाब दे सकते हो?
तो मौखिक जवाब देना है। मैं कहता हूँ कि तुम धीरे धीरे पढ़ते हो, तो तुम के लिए त्वम धीरे धीरे पढ़ते हो, पठसी। याद करो, मैंने बताया था कि सह के साथ ती, तौ के साथ तह, ते के साथ अंति। फिर बोलो, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थह, युवम के साथ थ। सब्जेक्ट और लकार का प्रयोग मैं समझा चुका हूँ बच्चे। फिर से बोलो, मैं का संस्कृत होता है अहम, तो अहम के साथ आमी, अहम के साथ आमी, हम दोनों के साथ माने अवाम के साथ आवह, और वयम के साथ आमह। ये हमारे संस्कृत के अनुवाद बनाने के नियम का पार्ट 1 वीडियो तुम देख लोगे बच्चे, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। तो चलो बोलो, तुम धीरे धीरे पढ़ते हो, तुम के लिए त्वम धीरे धीरे मंदम मंदम पढ़ते हो, पठसी। तो अगर धीरे धीरे का मंदम मंदम, तो जल्दी जल्दी का होता है शीघ्रम शीघ्रम। आ रहा समझ में ना? जैसे मान लो अगर दिया है कि कलुआ जल्दी जल्दी खाता है, आ रहा समझ में ना? तो कलुआ का संस्कृत कलुआ। आ गया ना, तो आकारांत रहेगा, तो आकारांत रहे या बड़ी इकारांत रहे, उकारांत रहे, बड़ा उ, तो ये सब या एकारांत रहे, इसमें कुछ भी हम नहीं लगाते हैं। आ रहा समझ में ना जी? तो कलुआ के लिए कलुआ, और जल्दी जल्दी के लिए शीघ्रम शीघ्रम, और खाता है के लिए खादती। तो क्या ऐसे बना सकते हो बच्चे? तो अगर मैं कहूँ क्रिया विशेषणे द्वितीया की व्याख्या करो, व्याख्या कर सकते हो। अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, कर्तुरिप्सि ततमम कर्म। मेरे साथ पढ़ो, कर्तु, मुझे छोड़ कर ना पढ़ो बच्चे, मेरे साथ पढ़ो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ो। कर्तु रिप्सि ततमम कर्म। दरअसल जब कोई शब्द बड़ा होता है तो उसे छोटा छोटा तोड़ के तब पढ़ा जाता है। एक ही साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगा बच्चे। अब एक साथ पढ़ सकते हो, बोलो, कर्तु रिप्सि ततमम कर्म। माने क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहा जाता है। आ रहा समझ में ना? माने समझ लो कि जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहा जाता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पे चाहता दिया है, लेकिन क्या लिखोगे? चाहा जाता है। तथा कर्म कारक में कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिया है, वह आम को खाता है, माने किसको ज़्यादा चाह रहा है? सब लोग, सब कोई पढ़ना चाहता है, खोलना, कोई खेलना चाह रहा है, लेकिन वह क्या चाहता है जी? आम को खाना चाहता है। आम का सीजन ख़त्म भी हो रहा है, इसीलिए आम खूब खाना चाहता है बच्चे। तो वह आम को खाता है, वह के लिए आम, के लिए आम्रम, खाता है के लिए खादति। इस तरीके से इसमें आम्रम के नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वाक्य इतना इम्पोर्टेंट कि बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है, पूछेगा, ये समझ लेना। कहता है कि राजा धोबी को वस्त्र देता है। तो देता है, देख लो, एक वाक्य मैं दूसरे नंबर में भी लिखा हूँ और तीसरा में लिखा हूँ कि राजा गरीब को वस्त्र देता है। इस दोनों वाक्य में अंतर समझो। जब राजा धोबी को वस्त्र देगा तो वो फिर ले लेगा, क्योंकि धोबी को वस्त्र किस लिए देगा? धोने के लिए देता है। आ रहा समझ में ना जी? लेकिन राजा जब गरीब को वस्त्र देगा तो फिर लेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं किसी गरीब को तुम यहाँ 10 रुपया दे देते हो, मार्केट में जा कहते हो भाई 10 रुपया दिया था, 2 पकौड़ा खा ले हम, ऐसा नहीं करते हो? तो जिसको देकर कभी हम नहीं लेते हैं उसको दान कहते हैं, और दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। माने जिसको हमेशा के लिए दान दे देंगे उसमें कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति।
लेकिन जिसे दे दें या देकर फिर ले लें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे उसमें, ठीक है ना जी। तो राजा धोबी को वस्त्र देता है, तो बोलो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा कि चतुर्थी विभक्ति? राजा गरीब को वस्त्र देता है, इसमें कौन सी विभक्ति? मैं मित्र को किताब देता हूं, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। और मैं ब्राह्मण को धन देता हूं, तब क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। ब्राह्मण को धन देगा तो फिर लेगा नहीं रे। जनरली ब्राह्मणों को धन दान स्वरूप दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि तुम अपने मित्र को दे दो कल ले लो, तब वहाँ द्वितीय विभक्ति लगा लेना। आ रहा समझ में ना जी? तो इस तरीके से हम बनाते हैं। राजा धोबी को वस्त्र देता है, राजा के लिए नृपा, राजा के लिए नृपा भी लगा सकते हैं, भूपा भी लगा सकते हैं, राजा भी लगा सकते हैं, राजन भी लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो राजा के लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पर? नृप। और धोबी, धोबी का संस्कृत होता है रजक। तो बालक का बालक, बालकऊ बालका, तो रजक का रजक, रजकऊ रजका। बालक के द्वितीय में होता है बालकम, बालकऊ बालकान, तो रजक का हो जाएगा रजकम, रजकऊ राजकान। माने एक धोबी को वस्त्र दे रहे हैं, तो बालक के द्वितीय में बालकम, तो रजक के द्वितीय में रजकम। इसीलिए हमने लिखा कि धोबी को, उसके लिए हमने क्या लिख दिया? रजकम। अब वस्त्र का क्या लिखेंगे? वस्त्रम। देता है ददाती, दा धातु में लट लकार का रूप हम ती जोड़ेंगे तो ददाती हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? और वही मैं तीसरा नंबर बताया वो इसमें नहीं आएगा। भूल कर भी अगर दे दे कि राजा गरीब को वस्त्र देता है, इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? तो उसमें दिया रहेगा कर्तु रिप्सी तत्मम कर्म। 2 नंबर में देगा धनार्थे चतुर्थी, तो कौन सा सूत्र मारोगे? इसलिए राजा दरिद्र को, गरीब को वस्त्र देता है, इसका बनेगा राजा दरिद्राय। दरिद्राय जैसे बालक के चतुर्थी में बालकाय, तो दरिद्र के चतुर्थी में दरिद्राय वस्त्रम ददाति। इसको ब्रैकेट में घेर दो तुम लोग, ब्रैकेट में घेरो और इसको ना ब्रैकेट में घेर के अब बगल में क्रॉस कर लो। अर्थात ये जो उदाहरण है इसमें नहीं आएगा, परीक्षा में देगा हमें फुसलाने के लिए, हमें समझ लो विचलित करने के लिए, लेकिन विचलित नहीं होना है। अगर दरिद्र को दे देगा, गरीब को दे देगा, तो चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, धनार्थे चतुर्थी। और बाकी अगर देकर ले लेना हो तब क्या प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। अर्थात सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? कर्तु रिप्सी ततमम कर्म। आ रहा समझ में? और इस तरीके से बच्चे अब अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। मेरे साथ पढ़ो, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। अर्थात कहते हैं अत्यंत संयोग होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात कोई ऐसा वाक्य दिया रहे जिसमें कालवाचक माने समय सूचक शब्द, ठीक है ना जी, या मार्गवाचक माने मार्ग के बारे में बताया कि वो रास्ता टेढ़ा है मेढ़ा है, ऐसा बोलते हैं ना जी। तो ऐसा कोई वाक्य आए तो हम इसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। और फॉर्मूला उसका लिखेंगे काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। जैसे परीक्षा में दे देगा 1 कोस तक नदी टेढ़ी है, तो 1 कोस तक, कोस का होता है क्रोश, तो 1 कोस तक का संस्कृत होगा क्रोशम। क्या होगा? क्रोशम। और नदी के लिए प्रयोग करेंगे नदी, क्रोशम नदी। और टेढ़ी, टेढ़ी के लिए प्रयोग करेंगे कुटिला। टेढ़ी के लिए क्या प्रयोग करेंगे? है के लिए अस्ति। अब देखो थोड़ा यहाँ समझोगे, यहाँ हमने दिया है क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, माने क्रोशम माने 1 कोस तक, कुटिला माने टेढ़ी, और नदी मतलब नदी, अस्ति मतलब है। दरअसल संस्कृत में
किसी शब्द को आगे का पीछे और पीछे का आगे भी लिख दिया जाए तो वाक्य गलत नहीं होता है। यदि मैं कहूँ कि मैं खाता हूँ, क्या बनेगा? अहम खादामी। और यदि मैं लिख दूँ खादामी अहम, तब भी वाक्य गलत नहीं होता है। इसीलिए यहाँ आगे पीछे करके हम दिए हैं कि तुम दुविधा में न रहोगे। ये न कि क्रोशम के लिए एक कोस तक, कुटिला के लिए नदी नहीं बोलेंगे। कुटिला के लिए टेढ़ी और नदी अस्ति, नदी है माने एक कोस तक नदी टेढ़ी है। क्रोशम कुटिला नदी अस्ति या क्रोशम नदी कुटिला अस्ति, प्रयोग कर लोगे बच्चे। दूसरा है देखो, पूरे मास भर व्याकरण पढ़ा, माने महीना भर व्याकरण पढ़ा। ऐसा होता है ना जी, कभी कभी महीना भर में व्याकरण तुम्हें पढ़ाऊंगा बच्चे। तो इस तरीके से ऐसा भी कालवाचक शब्द इसमें आ गया, क्या? पूरे मास भर। तो मास क्या संस्कृत? बालक का बालकम, तो मास का मासम। अब व्याकरण का व्याकरण, पढ़ा अपठत। आ रहा समझ में ना? अगर यहीं पे रहेगा कि मैं पूरे मास भर या महीना भर व्याकरण पढ़ूंगा, ऐसा वाक्य दे दे कि मैं पूरे महीना भर व्याकरण पढ़ूंगा, तो मैं के लिए अहम, अब पूरे महीना भर के लिए मासम, अब व्याकरण के लिए व्याकरणम, अब पढ़ूंगा पठिष्यामि। याद करो, लीट लकार भविष्यत काल में मैंने बताया था, स्यति स्यत स्यन्ति स्यसि स्यथ स्यत श्यामी श्याव श्याम। तो पठ में जब अहम दिया है तो श्यामी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठिष्यामि। वीडियो पार्ट 1 जरूर देखोगे। अहम के साथ आमी लगेगा, वह माने स के साथ ती लगेगा, त्वम के साथ सी लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा, ये संस्कृत में अनुवाद बनाने के नियम पार्ट 1 का वीडियो निश्चित रूप से देखोगे बच्चे। कोई दिक्कत होगा तो समझोगे। तो ये सूत्र रहा काला ध्वनो रत्यंत संयोगे। तो ये समझ गए बच्चे हम लोग। अब जो पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, बार बार वाक्य हम लोग इसको बनाते हैं बच्चे, और बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे साथ पढ़ोगे तुम लोग, अभिता परिता सर्वथा उभयता योगे द्वितीया। अब इसी को कभी कभी कहता है, फिर से मेरे साथ पढ़ना बच्चे, लेकिन अब मैं पूरा पढ़ूंगा। अभिता परिता सर्वथा उभयता योगे द्वितीया। कभी कभी योगे हटाकर वहाँ योगाच्च कर देता है, योगाच्च, योगा डबल च, तो उसको पढ़ते हैं अभिता परिता सर्वता उभयता योगाच्च द्वितीया। काफ़ी आसान, जो जितना बड़ा सूत्र होगा वो समझ लो उतना ही आसान और उतना ही इम्पोर्टेंट। अब हम इसको तोड़ते हैं बच्चे। अभितः का मतलब होता है दोनों। पेज में ध्यान दो, सभी पेज के तरफ, अपने जो PDF दिया हो पेज, उस पेज पे नजर रहेगा तुम लोगों का। कान मेरे तरफ, या वीडियो में तो तुम लोग सामने देख ही रहे हो बच्चे। तो चलो बोलो, मैं पूछते जाऊंगा तुम बोलते जाओ। अभिता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, सर्वता मतलब सब ओर, उभयता मतलब दोनों ओर इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। इसके पहले मैं तुम्हें बताया था कि यदि किसी शब्द के अंत में का, के, की दे दे तो उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। याद करो, पिछला वीडियो संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम पार्ट 2, कारक, लकार और रकार का प्रयोग वाला जो वीडियो डाला हूँ मैं, उसमें बताया था तुम लोगों को कि अगर काके की दे दे किसी शब्द के अंत में तो कौन सा विभक्ति?
षष्ठी विभक्ति। जैसे बालक का संस्कृत क्या होगा? बहुत बढ़िया, बालकस्य। राम का, मोहन का, सोहन का, बिहार की, भारत की। लेकिन इस वाक्य को देखेंगे, यदि कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में के दोनों ओर, के चारों ओर, के सब ओर, के दोनों ओर इत्यादि शब्द दे दे, तो यहाँ के लिए कोई अलग चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं कह दूँ कि गांव के दोनों ओर, गांव के बाद क्या दिया है? के दोनों ओर। तो गांव के लिए ग्रामस्य नहीं प्रयोग करेंगे, इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों ओर का संस्कृत क्या होता है? अभितः या उभयतः, दोनों होता है। तो जिस वाक्य में अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, इसमें चारों शब्द में से कोई भी शब्द दिखाई दे देगा, तो के, का, की देने के बावजूद भी उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिया है कि गांव के दोनों ओर पर्वत है, तो गांव के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ग्रामम। बालक का बालकम, फल का फलम, तो ग्राम का दोनों ओर के लिए अभितः। पर्वत है, तो गांव के दोनों ओर एक पर्वत होगा कि अनेक पर्वत? कई सारे पर्वत होंगे तब न बीच में गांव होगा जी। तो बहुत सारे पर्वतों की बात है, इसीलिए दिया है पर्वता संति। याद रखेंगे, अगर सिर्फ है दिया रहे सिंगुलर नंबर, एक व्यक्ति के बाद है दिया रहेगा तो अस्ति, और दो के बाद अगर है दिया रहेगा तो अस्त, और दो से अधिक के बाद मैंने बहुवचन में अगर है दिया रहे तो संति का प्रयोग करते हैं। अस धातु का रूप, जो मैं तुम्हें शब्द रूप का पेज दे रखा हूँ बच्चे, इसमें देख लेना, इसमें शब्द रूप फल का, बालक का, मुनि का, लता का, ये सब शब्द रूप है। उसके बाद हम अस धातु का पांचों लकार में रूप लिखे होंगे। तो अस धातु का रूप होता अस्ति, अस्त, संति, असि, अस्थ, अस्त, अस्मि, स्व, अस्मा। ये याद करेंगे हम लोग, अगले वीडियो में देखेंगे इसको। फिलहाल हम देख रहे हैं, यहाँ से देख लो दूसरा एग्जाम्पल। कहता है ग्रामम, माने गांव के चारों ओर नदी है। माने नदी, एक ही नदी गई या कभी घूम कर और क्या करती है और चली आती है वो, और बीच में गांव है। एक नदी है तो अस्थि प्रयोग करेंगे, और बहुत सारी नदियां अगर होती तो हम क्या प्रयोग कर देते? संत। तो मैं बोलूँगा हिंदी, तुम संस्कृत बोल सकते हो क्या बच्चे? बोलो गांव ग्रामम। तुम लोग क्या बोलोगे? गांव के चारों ओर, चारों ओर का क्या होता है? परितः। तो ग्राम, बोलो सभी, के चारों ओर नदी है। एक नदी मान लिए हैं तो अस्ति, अगर है के ऊपर बिंदु दे देता है, जैसे यहाँ पे है दिया है लेकिन तुम सिर्फ है लिखोगे, बिंदु हटा दोगे। यदि है दिया रहेगा तो संति प्रयोग कर देंगे, और सिर्फ है दिया रहेगा तो अस्ति। क्लियर है बच्चे? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगर मैं कह दूँ कि सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं, तो सड़क के, तो सड़क का होता है मार्ग, तो लिखेंगे मार्गम। दोनों ओर के लिए लिखेंगे अभितः या उभयतः। अब वृक्ष के लिए लिखेंगे, हाँ, तो मतलब लिखेंगे वृक्षाणि, फलम फले फलानि, तो वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि। है के लिए लिखेंगे संति, क्योंकि सड़क के दोनों ओर जब वृक्ष रहेंगे तो समझो कि एक रहेंगे कि अनेक रहेंगे? अनेक रहेंगे। तो इस तरीके से अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, योगाच्य द्वितीया व्याख्या कर सकते हो। माने अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, सर्वतः माने सब ओर, और उभयतः मतलब दोनों ओर इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बच्चे। अब हम पढ़ेंगे
एक लास्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं और ये मेरे साथ पढ़ोगे। ऐसे देखो, जब तुम देखोगे बच्चे इसको तो तुम्हें पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी कि इतना लंबा एक ही शब्द में पूरा का पूरा लिख दिया हूँ बच्चे। लिखा है प्रत्यनुदिक निकषा अंतरा अंतरेण यावद भी। इसको तोड़ के हम पढ़ेंगे। देखो, हम जैसे सबसे पहले प्रत्यय जो दिया है ना वो बना है प्रति से, तो मेरे साथ पढ़ो। प्रति अनु धिक निकषा अंतरा अंतरेण यावत भी। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग, पूरा पढ़ेंगे। प्रत्यनुधिक निकषा अंतरा अंतरेण यावद भी। पढ़ के बताओ। पढ़ने में दिक्कत हो तो नीचे जो मैं तोड़ तोड़ के लिखा हो ना, देखो उसमें देखो, प्रति मीन्स होता है के ओर या की ओर, सब में की छूटा हुआ है इसमें। अनु मीन्स होता है पीछे या के पीछे। धिक माने होता है धिक्कार। व्याख्या कर रहे हैं बच्चे। प्रति मीन्स ओर, अनु मीन्स पीछे, धिक मीन्स धिक्कार, निकषा मीन्स निकट, अंतरा मीन्स बीच में, अंतरेण मीन्स बिना, यावत मीन्स तक। शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि किसी वाक्य में, खूब ठीक से समझना बच्चे, ये दो ऐसा हिस्सा है ना जो बहुत सारे अनुवाद के वाक्यों को बनाने में काम आता है। यदि किसी वाक्य में हम देखते हैं किसी शब्द के बाद और लगा हो, जैसे विद्यालय की ओर, तो उसमें हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसमें से कोई भी शब्द दिखाई दे देगा, प्रति अनु धिक निकषा अंतरा अंतरेण यावत, इसमें कोई भी शब्द दिखाई देगा तो कौन सा विभक्ति प्रयोग करेंगे? जैसे मान लो मैं कहता हूँ विद्यालय की ओर, संस्कृत हो जाएगा विद्यालयम प्रति। क्या प्रयोग करेंगे? उसी प्रकार मैं कह दूं शिशु की ओर, शिशुम प्रति। आ रहा समझ में ना? फिर कहता है कि अनु, अनु मीन्स क्या होता है? पीछे। ठीक है ना जी? कहता है कि विद्यालय के पीछे, तो लिखेंगे विद्यालयम अनु। आ रहा समझ में? अगर कहूँ कि राम को धिक्कार, तो रामम धिक। क्या प्रयोग करेंगे? रामम धिक। अगर कहते विद्यालय के निकट, तो क्या हो जाएगा बच्चे? विद्यालयम निकषा। बहुत बढ़िया, एकदम पेज पे एकदम नजर आना चाहिए। फिर कहूँ मैं राम और श्याम के बीच में, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रामम च श्यामम अंतरा। समझ में आ रहा है? रामम च श्यामम अंतरा, मतलब राम और श्याम के बीच में। अगर मैं कहूँ कि राम के बिना, रामम अंतरेण। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब देखते जाना तुम लोग, सब इसमें दिया हुआ है पेज में। के बिना का क्या होता है? अंतरेण। अगर मान लो मैं कहूँ कि धन के बिना, तो धनम अंतरेण। आ रहा समझ में ना जी? आगे कहता है तक के लिए यावत होता है। कहता है कि शाम तक, तो क्या लिखेंगे? सायं यावत। आ रहा समझ में ना? अगर कह दे सुबह तक, प्रातः यावत। आ रहा समझ में? शब्द में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति माने म चिन्ह प्रायः लगा लेंगे और बाद में शब्दों को रख देंगे। तो इन शब्दों के योग में कौन विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बच्चे। जैसे कहता है शिशुम प्रति गच्छ, माने शिशु मतलब शिशु, अब प्रति माने क्या हो गया? की ओर, गच्छ माने जाओ। शिशुम प्रति गच्छ, शिशु के ओर जाओ। अगर मैं कहूँ विद्यालयम प्रति गच्छ, मतलब विद्यालय की ओर जाओ।
अगर मैं कहूँ पुस्तकालयम प्रति गच्छ, पुस्तकालय की ओर जाओ। अगर मैं कह दूँ हाटम प्रति गच्छ, हाट मने बाजार, क्या हो जाएगा बोलो, बाजार की ओर जाओ। और अभी कुछ देर के बाद मैं तुम्हें बोलूँगा गृहम प्रति गच्छ, मतलब घर की ओर जाओ। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर ले बच्चे, तब घर की ओर जाना तुम लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें देख लो, घर के नज़दीक में नदी है, तो घर के नज़दीक का संस्कृत क्या हो जाएगा, गृहम निकषा नदी अस्ति। कोई दिक्कत बच्चे? तो क्या इस तरीके से कर्म कारक में हमें 6 फॉर्मूला तुम्हें बताया, ये 6 का 6 कारक प्रकरण के सूत्र तैयार कर लोगे? कल पूछूंगा तो बता लोगे। और इसी प्रकार का यदि वीडियो में करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक का अपलोड कर दूं तो क्या घर पे नहीं समझ लोगे? तो समझ लेना बच्चे, मैं सबका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक बार खोज लोगे, देख लोगे, और कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं तुम्हें यहाँ समझाऊंगा। क्लियर है बच्चे?